रिलेशनशिप एसोसिएट प्रोफेसर इन ABSP गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा। मैं सेकेंड ईयर ABC 3 सेक्शंस का मेंटर हूं और क्योंकि उसमें मेरे को सी सेक्शन की क्लास भी अलॉट है, इसलिए मैं इनकम टैक्स फर्स्ट पेपर जो कि ABSP का है सेकेंड ईयर में से पढ़ाऊँगा। सेकेंड ईयर और सेकेंड पेपर में पढ़ाऊँगा। आज का टॉपिक अपना इनकम टैक्स का फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। तो सर्वप्रथम अपन थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स भारत सरकार के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण साधन है। इससे सरकार को बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे सरकार विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के कार्य संपन्न करती है। दूसरा, हर सरकार की इच्छा होती है कि वो समाजवादी समाज की रचना करे और सरकार की इस मंशा को पूर्ण करने के लिए इनकम टैक्स भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो वसूला जाता है वो प्रोग्रेसिव रेट से वसूला जाता है, अर्थात एक निश्चित सीमा तक की आय वालों करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और उसके बाद भी अगर वो टैक्स लिमिट में आते हैं, मिनिमम टैक्स लिमिट से ऊपर इनकम होती है तो उनसे मतलब प्रोग्रेसिव रेट से टैक्स वसूला जाता है। सबसे पहले कम दर से, फिर उससे ऊंची दर से, फिर ऊंची दर से, इस प्रकार प्रोग्रेसिव रेट से टैक्स वसूल करने में गरीबों से कम टैक्स लिया जाता है और अमीरों से अधिक टैक्स लिया जाता है। इस प्रकार समाजवादी समाज की रचना करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से तात्पर्य से टैक्स से होता है जिसमें कर चुकाने वाला और कर का भार वहन करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही कर का भुगतान करता है। और अर्थात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों से संबंधित व्यक्ति एक ही होता है। जैसे इनकम टैक्स ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, वो अपना बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकता, इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आजकल वर्तमान में इंडिया में केवल इनकम टैक्स ही ऐसा कर है जो डायरेक्ट टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसका कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो कर का भुगतान तो करता है लेकिन वह उसकी वसूली वस्तु का उपभोग या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है, अर्थात अपना बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, जैसे उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है। GST इसका सबसे बड़ा उदाहरण GST है। GST व्यापारी के द्वारा या सेवा प्रदाता या वस्तु प्रदाता पर लगाया जाता है, लेकिन ये वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाली व्यक्ति से वसूल कर लिया जाता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में GST, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ये विभिन्न उदाहरण हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आजकल GST है, जिसमें सर्विस टैक्स और सर्विस टैक्स को भी मिला दिया गया है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स का ब्रीफ हिस्ट्री। इनकम टैक्स भारत में सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स नेल्सन द्वारा लगाया गया और उसके बाद 1886 में इनकम टैक्स एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और उसके बाद शुरू में टैक्स लिमिट 200 रुपये थी जो 1962 में वो 1862 में बढ़कर 600 रुपये कर दी गई। इसके बाद 1886 के बाद 1818 में फिर नया एक्ट बनाया, मतलब एक्ट में संशोधन करके नया एक्ट बनाया गया 1918 और 1918 में इसकी ये विशेषता थी कि इसमें चालू वर्ष के इनकम पर कर निर्धारण किया जाता था। इसके पश्चात 1922 में अमेंडमेंट किया गया, इनकम टैक्स में संशोधन किया गया और इनकम टैक्स एक्ट 1922 जिसकी विशेषता ये थी कि इस विशेषता के अनुसार प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में पिछले गत वर्ष की आय पर कर लगाने की अवधारणा को लागू किया गया और साथ में फाइनेंस एक्ट एनुअल का प्रावधान भी इसी एक्ट से प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात 1939 में बहुत सारे चेंज किए गए। उसके बाद इनकम टैक्स लॉ में बहुत सारे चेंज होने के कारण, अमेंडमेंट होने के कारण ये बड़ा जटिल हो गया, इसीलिए इसे लॉ कमीशन को दे दिया गया। फिर एक कमेटी बनाई गई, महावीर त्यागी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इन सब की सिफारिशों के बाद और टैक्स की चोरी रोकने के उद्देश्य से 1961 में सितंबर 1961 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू किया गया और तब ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये डायरेक्ट टैक्स से संबंधित इनकम टैक्स अधिनियम एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू है। इसके पश्चात इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें इनसे संबंधित नियम और एक्ट्स का समझना भी आवश्यक होता है। उसके लिए पहला है इनकम टैक्स एक्ट।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया है। इसमें 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियां हैं। इसमें समय समय पर करीब लगभग हर वर्ष इसमें चेंज किया जाता है, हर प्रतिवर्ष इसमें चेंज होता है। दुनिया का शायद ऐसा इनकम टैक्स एक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। भारत का इनकम टैक्स एक्ट ही एक ऐसा एक्ट है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा चेंज किए जाते हैं। और इसके पश्चात इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल 1962 भी 1 अप्रैल 1962 से लागू किए गए। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस की क्रियान्विति से संबंधित विभिन्न नियम दिए गए हैं। अर्थात एक्ट में जो प्रोविजन किए गए हैं, एक्ट में जो प्रोविजन किए गए हैं उन प्रोविजंस को किस प्रकार लागू किया जाएगा, उनका एप्लीकेशन किस प्रकार होगा, उसके विस्तृत नियम है। इसमें इसके साथ साथ ही डेप्रिसिएशन से संबंधित, प्रेजुडिस के मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न नियम दिए गए हैं, विभिन्न फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिनके आधार पर इनकम टैक्स की कार्य को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है एनुअल एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स नहीं बताई गई है कि किस रेट से टैक्स वसूल किया जाएगा, इसलिए हर वर्ष प्रतिवर्ष भारतीय लोकसभा द्वारा, भारतीय मतलब संसद द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट में ही आने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए टैक्स का निश्चय किया जाता है कि आने वाले कर निर्धारण वर्ष में किस तरह से टैक्स वसूल किया जाएगा। अर्थात एनुअल फाइनेंस एक्ट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को जब बजट की घोषणा होती है उसमें टैक्स की घोषणा की जाती है और वो आगे आने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए उन्हीं टैक्स के अनुसार टैक्स वसूला जाता है। यदि किसी वर्ष टैक्स मतलब एक्ट पास नहीं किया जा सकता, उसमें अंतरिम बजट वगैरह पास किया जाता है या बिल पास किया जाता है, उसमें भी टैक्स का निर्धारण किया जाता है। और अब जो आगे आने वाला फाइनेंशियल असेसमेंट है 2021, उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 तथा उससे पूर्व के नियम लागू होंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। कई बार ये देखने में आता है कि कई बार इनकम टैक्स एक्ट में ये और नियम्स में, रूल्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की घोषणाएं कर सकती है। इसीलिए भारत सरकार का वित्त मंत्रालय कई बार अनेक घोषणाएं करता है, जैसे कि एम्प्लॉय के रिटायरमेंट होने के पश्चात पेंशन की राशि कितनी करमुक्त रहेगी, कम्यूटेड पेंशन की कितनी राशि करमुक्त रहेगी, एनकेसमेंट ऑफ अर्निंग लीव कितना करमुक्त रहेगा, ग्रेच्युटी की राशि कितनी करमुक्त रहेगी और तब कौन कौन सी प्रतिभूतियों का ब्याज टैक्स फ्री रहेगा। इसी प्रकार अनुमोदन से संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का अनुमोदन से संबंधित नियम की घोषणा कर सकती है। ये सब बातें इनकम टैक्स मतलब सरकार नोटिफिकेशन करके जारी कर सकती है। और इसी प्रकार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करने के लिए जो इंडेक्स की घोषणा की जाती है वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेज यानी प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रपत्र। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकार ने जो बजट में घोषणा की है वो क्लियर नहीं हो पाती और इंडिया के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से उनका अर्थ लगाया जाता है, विभिन्न अर्थ लगाया जाता है। लेकिन सभी राज्यों में, सभी स्थानों पर कर निर्धारण एक सा हो, सभी राज्यों में कर निर्धारण एक सा हो, इस बात को फॉलो करने के लिए समय समय पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सर्कुलर जारी करता है ताकि कर निर्धारण में एकरूपता बनी रहे। और ये जो सर्कुलर जारी किया जाता है वो बिल्कुल मतलब इनकम टैक्स एक्ट के विरुद्ध नहीं होता है और करदाताओं को नुकसान पहुंचाना जिसका उद्देश्य नहीं होता है। और लास्ट है कि जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय भी हमारी टैक्स व्यवस्था को प्रभावित करती है। न्यायिक निर्णय हमारी टैक्स व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो विशेषकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय सरकार को मान्य करना पड़ता है और उनके अनुसार टैक्स प्रक्रिया को लागू करना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रभावहीन करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में वो लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास करके, प्रस्ताव पास करके इसको प्रभावहीन कर सकती है। और जब तक ऐसा नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान्य मानते हुए वो कर निर्धारण प्रक्रिया को अपनाती है।